वन वेलकम बैक टू एसएससी विद्या चैनल। आज हम लोग सेट 5 एमटीएस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। जो भी अभी लेटेस्ट क्वेश्चंस पैटर्न पे आ रहे हैं एडिक्विटी के, जो भी अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है 2025 के, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और एग्जाम्स बहुत क्लोज है तो मैं ट्राई करूँगी और जल्दी से जल्दी आपको सेट्स प्रोवाइड करने का। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो ये एक असर्शन और रीजन है। इसमें क्या बोल रहा है, इंडिया पार्टिसिपेशन इन एशियन गेम 2025 विल बी यूनिक एज इट इज अ फर्स्ट टाइम दैट द गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड फुल फाइनेंशियल सपोर्ट। और रीजन में क्या है, तो द गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव इज टू इनहेंस इंडियन प्रेजेंस एंड परफॉर्मेंस इन विंटर स्पोर्ट्स बाय इंश्योरिंग फेयर एंड मेट्रियोटिक एथलीट सेक्शंस। तो ये दोनों सही है, तो इसका क्या होगा आंसर, तो दोनों करेक्ट है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और हम लोग देखते हैं। तो क्या बोल रहा है, तो इंडिया जो है डिसाइड किया है अपना फुल फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए, किसका, तो एशियन गेम्स 2025 में देने का था। पहला बार है, क्यों देने का, तो अपना इंडिया अपना प्रेजेंस और परफॉर्मेंस जो विंटर स्पोर्ट्स में उसको और इन्हांस करना चाहता है, और थ्रू फेयर सिलेक्शन प्रोसेस। तो ये समझ आ गया होगा आप लोग को। तो अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, The Nehru Cup, a prominent international football tournament in India, was last held in which year? तो जो नेहरू कप हुआ था इंडिया में कब हुआ था लास्ट, तो कब हुआ था, 2012 में हुआ था। फुटबॉल टूर्नामेंट है, सभी को पता होगा आप लोग को। थोड़ा सा अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं। नेहरू कप फुटबॉल टूर्नामेंट हेल्ड हुआ था 2012 में, जिसमें इंडिया जीत गया था। किससे जीता था, कैमरून से जीता था 5-4 में। और इसका फिर इन पेनल्टी शूट आउट आफ्टर 2-2 ड्रॉ इन रेगुलर टाइम। उसके बाद इस टूर्नामेंट को डिसकंटिन्यू कर दिया गया था 2012 के बाद। तो यही था लास्ट कब हेल्ड हुआ था, तो 2012 में हेल्ड हुआ था। तो ये क्लियर होगा आप लोग को, ये तो इजी है, वैसा कोई हार्ड नहीं है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट आर द स्टीम्स ऑफ चार्ज पार्टिकल इजेक्टेड बाय द सन इनटू अ स्पेस। तो कौन सा स्टीम है जो इजेक्ट किया जाता है सन में, तो है सोलर विंड। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। सोलर विंड रेफर टू द कंटिन्यूसली स्टीम ऑफ चार्ज पार्टिकल, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन आर इजेक्टेड फ्रॉम अपर एटमॉस्फेयर ऑफ सन इनटू स्पेस। तो सोलर विंड किसको कहते हैं, जो एक कंटिन्यूस स्टीम है, ये जो स्टीम ऑफ चार्ज पार्टिकल जो इजेक्ट होता है किसमें, अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ सन इनटू स्पेस में। ये फेनोमेना होता कब है, तो हाई टेम्परेचर ऑफ ड्यू टू अ हाई टेम्परेचर ऑफ सोलर कोरोना विच इज द पार्ट ऑफ इक्लिप्स द सन ग्रेविटेशनल पुल। ये क्लियर हो गया होगा आप लोग को, इतना कोई ये ज़्यादा हार्ड तो है नहीं, बस डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आएगा कि व्हाट आर द स्टीम्स ऑफ चार्ज पार्टिकल इजेक्टेड बाय द सन इनटू स्पेस। तो आप लोग को क्या मारना है, सोलर विंड मारना है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन विच स्टेट इज द फोक म्यूजिक ट्रेडिशन ऑफ जकीर पॉपुलर। तो जकीर कौन से स्टेट में फोक म्यूजिक ट्रेडिशन है, तो ये कहाँ का है, तो ये असम का है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और हम लोग देखते हैं। देखिए जकीर परफॉर्मेंस यही होता है, जकीर एक ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ इस्लामिक डिवोशनल म्यूजिक पॉपुलर इन असम। तो ये एक ट्रेडिशनल इस्लामिक म्यूजिक है जो कहाँ फेमस है, असम में फेमस है। इसमें और क्या, इट इन्वॉल्व सिंगिंग रिलीजियस सॉन्ग अकम्पलिश्ड बाय रिदमिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑफन प्रिपेयर्ड इन ग्रुप्स। तो ये ग्रुप्स में होता है, और ये तो मतलब रिलीजियस सॉन्ग्स प्रिपेयर किए जाते हैं। ये एक इस्लामिक डिवोशनल सॉन्ग है, कहाँ होता है, असम में होता है। तो ये क्लियर हो गया होगा आप लोग को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखते हैं। विच कंट्री इज द मेंबर ऑफ बिम्बिस्टिक। तो कौन कौन सा कंट्री है बिम्बिस्टिक का मेंबर, तो बांग्लादेश है, और कौन है, भूटान है, इंडिया है, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। पहला ही आंसर सही है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और हम लोग देखते हैं कि क्या है। तो बिम्बिस्टिक का फुल फॉर्म क्या होता है, द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉपरेशन। एक बार गो थ्रू कर लेना, नाम से पूछ सकता है आपसे कि क्या है इसका फुल फॉर्म। कौन कौन से कंट्रीज है इसमें, तो नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, इंडिया है, थाईलैंड है, म्यांमार है और श्रीलंका है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, तो इनेबल इन्वायरमेंट फॉर रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। उसके बाद कोलैबोरेट एंड म्यूचुअली असिस्ट मेंबर्स। इसका जो भी बेनिफिट्स है आप एक बार गो थ्रू करना। टोटल 7 मेंबर्स होते हैं। कब बनाया गया था, तो 1997 बनाया गया था, बैंकॉक डिक्लेरेशन में इसको फॉर्म्ड किया गया था।
यही था इसका। ये क्या प्रमोट करता है, तो रिलीजियस कॉपोरेशन इन वेरियस सेक्टर लाइक ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एनर्जी एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो ये क्लियर हो गया होगा, नाम जान लेना आप लोग, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कब कब ये फॉर्म्ड हुआ था, और एक बार इसका गो थ्रू कर लेना सारा जो भी इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स है उससे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 क्या बोल रहा है, विच ऑफ दिस फॉलोइंग इज कंसिडर एज द ओल्डेस्ट नोन सिविलाइजेशन इन इंडियन कॉन्टिनेंट। ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है, ये तो बिना आप ऑप्शन देखे भी मार सकते हो। कौन सा है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं अब हम लोग। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। ये सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे, कंफ्यूज मत करना, इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे बोल रहा है। ये कब हुआ था, तो 3300 से लेके 300 BCE तक इसको अप्रॉक्स किया गया था, डेटिंग पीरियड था इसका। तो ये देख सकते हो, ये मोहनजोदारो का है। इसका स्पेसिफिक फीचर्स अगर आपको और डिटेल में पढ़ना हो तो मुझे कमेंट करना, मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगी हिस्ट्री पे। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दिस फॉलोइंग वॉज अ मेजर इफेक्ट ऑफ 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का क्या सबसे बड़ा मेजर इफेक्ट है, तो ये क्या किया था, तो इट इंक्रीज टेन्यूर ऑफ लोकसभा एंड इंट्रोड्यूस फंडामेंटल ड्यूटीज, पहला ही क्वेश्चन होगा। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग देखते हैं। 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब आया था, तो 1976 में आया था। इसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इसमें क्या क्या सिग्निफिकेंट चेंज हुए थे, क्या क्या इंट्रोड्यूस किए गए थे, तो एक और फंडामेंटल ड्यूटी को एडिशन किया गया था, एडिशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी। कौन से आर्टिकल में, तो 51A में किया गया था। आर्टिकल 51A है फंडामेंटल ड्यूटी का, तो उसको ऐड किया गया था। लोकसभा का जो एक्सटेंशन है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, उसको 5 to 6 ईयर एक्सटेंड कर दिया गया था। और क्या किया गया था, तो पावर को इन्हांस किया गया था, और पावर दिया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट को। और क्या किया गया, मेड अ सेवरल चेंजेस टू द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो और सारे चेंजेस भी किए गए थे। सेम यही है, फिगर में भी यही बता रहा है जो मैंने आपको बताया। तो एक बार आप सब गो थ्रू करना, और ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, तो आप लोग उसको स्टार मार्क कर लेना। और सारा ये लेटेस्ट ही क्वेश्चन है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग को देखते रहना है, रिवीजन करते रहना है एग्जाम तक का। उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन 8 पे। क्वेश्चन 8 क्या बोल रहा है, व्हाट शेप डज द पॉपुलेशन पिरामिड टेक अ रैपिड ग्रोइंग पॉपुलेशन। इसको तो पक्का स्टार मार्क करना, क्योंकि ये आज मैं एक क्वेश्चन बना रही थी और एक सेट्स का, तो इसमें पता है पिछले जो 25 का था पेपर, उसमें बहुत सारे एग्जाम में स्टेनो CHSL सारे एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन ऐसा आया ही है, तो इसको स्टार मार्क करना। तो कौन से पैटर्न में था, तो ट्रायंगुलर शेप के पैटर्न में पॉपुलेशन के पिरामिड जो बढ़ते जा रहा है पॉपुलेशन, उसको शो करता है। थोड़ा सा अब हम लोग इसके बारे में देखते हैं। तो क्या है, एक है रैपिड ग्रोइंग पॉपुलेशन टिपिकली सोज एज ट्रायंगुलर शेप्ड पॉपुलेशन पिरामिड विथ वाइड बेस एंड नैरो टॉप। तो ट्रायंगुलर में क्या होता है, तो नीचे वाइड होता है और ऊपर नैरो टॉप होता है। उसके बाद ये क्या इंडिकेट करता है, तो हाई बर्थ रेट इंडिकेट करता है विथ एक्सेसिव एज ग्रुप बीइंग स्मॉलर देन प्रीवियस वन ड्यू टू हाई मॉर्टेलिटी रेट। द वाइड बेस रिप्रेजेंट लार्जर पॉपुलेशन ऑफ यंग एज देन पॉपुलेशन। तो ये है, क्लियर हो जाएगा आपको। एक बार आप गो थ्रू करना सारे फिगर में देख लेना कि क्या है हाई बर्थ रेट, ये सब तो स्टैटिक है, तो ये सब तो आप खुद भी समझ सकते हो। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है क्वेश्चन वो देखते हैं। विच ऑफ दिस फॉलोइंग इज नॉट अ महारत्न कंपनी एज ऑफ 2024। तो इसमें से कौन सा कंपनी नहीं है, तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड नहीं है। इसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं हम लोग। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड इज है मिनी रतन कैटेगरी 1 कंपनी, नॉट अ ये मिनी कैटेगरी में आता है, मिनी रतन कैटेगरी में आता है। 14 महारत्न रतन कंपनीज है, जिसमें NTPC है, OMGSC है और सेल है। महारत्न स्टेटस क्यों दिया जाए, इज ग्रांटेड टू नवरत्न कंपनीज दैट हैव अचीव सर्टेन फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड एंड ऑपरेशनल एक्सीलेंस क्राइटेरिया। क्वेश्चन 10 में क्या बोल रहा है, अब क्वेश्चन 10 में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 10 क्या बोल रहा है। एक सेकेंड, हाँ, व्हाट वाज द रिकमेंडेशन रिगार्डिंग एंट्री ऑफ फॉरेन बैंक्स इन इंडिया। तो क्या क्या रिकमेंडेशन होता है जो फॉरेन बैंक्स को इंडिया में आना है एंट्री के लिए, तो क्या होता है, इनकरेज फॉरेन बैंक्स टू एक्सपैंड ऑपरेशनल इन इंडिया। तो क्या क्या होता है रिगार्डिंग, तो ये इंकरेज करता है फॉरेन बैंक को टू एक्सपैंड ऑपरेशन इन इंडिया, तो इंडिया में और
एक्सपैंड करने के लिए फॉरेन बैंक्स को इनकरेज किया जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा और हम लोग डिटेल में देखते हैं। The Reserve Bank of India and the government policy have generally encouraged foreign banks to expand their operational in India through gradually liberation approach। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉरेन बैंक्स को प्रोवाइड करता है सपोर्ट एनहांस करने के लिए अपना इंडिया में, किससे? तो ग्रेजुअली लिबरेशन अप्रोच से। This is done to enhance competition, being international best practice, involve banking service, attract foreign investment while मेंटेनिंग रेगुलेटरी ओवरसाइट। तो ये मतलब बेसिकली इंडिया के लिए ही फ़ायदा होता है कि बाहर के बैंक आते हैं, तो उससे क्या होता है और इंटरनेशनल कंपटीशन इन्हांस होता है, इम्प्रूव होता है बैंकिंग सर्विस। तो ये था इसमें, तो ये क्लियर हो गया होगा आप लोग को। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन 11th क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। ये तो अभी मैंने आपको बताया था मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं, तो 42 अमेंडमेंट एक्ट को कहते हैं। अब हम लोग दूसरा 12th क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन 12 में क्या बोल रहा है, तो द भारतीय ये कॉन्टेक्स्ट किस पे है, तो भारतीय न्याय संहिता पे है, जो न्यू अभी इंट्रोड्यूस किया गया है उसके बारे में है। तो पहला क्या बोल रहा है, द भारतीय न्याय संहिता इंट्रोड्यूस कम्युनिटी सर्विस एज अ पनिशमेंट फॉर माइनर ऑफेंस। ये सही है, ये करेक्ट है। उसके बाद क्या है, द स्कोप ऑफ समरी ट्रायल हैज़ लिमिटेड टू ओनली सीरियस ऑफेंस अंडर न्यू लॉ। नहीं, ये गलत है, ये सबके लिए है। री इन्फॉर्मेटिव अप्रोच एम टू इंश्योर सोसाइटल री इंटीग्रेशन ऑफ ऑफेंडर्स, तो ये भी करेक्ट है। इसमें क्या होगा, 1 और 3 ओनली होगा। अब हम लोग थोड़ा और इसमें देखते हैं 2 जो गलत हुआ है, क्यों गलत हुआ है। तो 3 बिल्स को इंट्रोड्यूस किया गया है लोकसभा में। एक इंडियन पीनल कोड IPC 1860 का, इसको रिप्लेस्ड करके क्या आया है, तो भारतीय न्याय संहिता बिल आया है। उसके बाद फिर क्या आया है, दूसरा है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स 1973 का, इसको रिप्लेस करके क्या है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। उसके बाद इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को रिप्लेस करके क्या है, भारतीय साक्ष्य बिल 2023। इसके बारे में और है, आप पढ़ सकते हो इसको। तो जो सेकंड वाला बिल गलत हुआ, वो क्यों गलत हुआ, जैसे BNS डज नॉट लिमिट समरी ट्रायल टू सीरियस ऑफेंस, इट एक्चुअली एक्सपैंड देयर यूजेस फॉर क्विकर रिजोल्यूशन ऑफ लेसर सीरियस केसेस। तो ये था, क्लियर हो गया होगा आप लोग को, ऐसे कोई समझाने का नीड नहीं है। जब BNS जो है ये सिर्फ लिमिटेड नहीं है, नॉट लिमिटेड समरी है टू सीरियस ऑफेंस, ये क्या एक्सपेंड करता है, तो यूज ऑफ क्विकर रिजोल्यूशन ऑफ लेस सीरियस केसेस। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन 13 पे क्या बोल रहा है वो देखते हैं। तो जो सेल यूजेज इंटरनल कंपार्टमेंटलाइजेशन टू मैनेज इज कॉम्प्लेक्सिटी, विच ऑफ दिस बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द आइडिया। तो जो सेल यूज करता है अपना इंटरनल कंपार्टमेंटलाइजेशन तो किसको मैनेज करने के लिए, तो मैनेज इज कॉम्प्लेक्सिटी। क्यों, कौन, तो यूकैरियोटिक सेल हैव मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स दैट सेपरेट डिफरेंट फंक्शन, ये होगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग और देखते हैं। आप लोगों को पता होगा प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक क्या होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक में। तो जैसे यूकैरियोटिक सेल्स जो होता है क्या दिखाता है, अपना इंटरनल कॉम्पार्टमेंटलाइजेशन किसके थ्रू, तो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनिज्म, जैसे न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जैसे और भी ऑर्गेनल्स हैं। क्या करता है, दैट सेपरेट डिफरेंट बायोकेमिकल फंक्शंस, तो इसका अपना अपना डिफरेंट बायोकेमिकल फंक्शंस होता है। This allows for specialized environment for specific cellular process, increasing efficiency and prevent interference between different metabolic pathway। तो इसका स्पेसिफिक एक फीचर्स होता है, फंक्शंस होता है जो प्रोसेस में यूज होता है, इंक्रीज करता है क्या, इफिशियंसी इंक्रीज करता है और रोकता है इंटरफेरेंस बिटवीन 2 मेटाबॉलिक पाथवेज। तो ये क्लियर हो गया होगा आप लोग को। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो मेरे से। अब क्वेश्चन 14 पे क्या बोल रहा है, अब हम लोग वो देखते हैं। क्वेश्चन 14 क्या है, व्हाट वाज द की साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ चंद्रयान 3। तो चंद्रयान 3 का क्या की ऑब्जेक्टिव क्या था, तो था टू डेमोन्स्ट्रेट अ सेफ लूनर लैंडिंग एंड रोवर ऑपरेशन। अब उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। चंद्रयान 3 का LVM-3 लॉन्च किया था रॉकेट एंड चंद्रयान 3। एक सेकेंड, हाँ, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था, तो जुलाई 2023 में किया गया था, टू डेमोन्स्ट्रेट एंड टू एंड कैपेबिलिटी इन सेफ लैंडिंग एंड रोवर ऑन लूनर सरफेस। तो चांद पे, इसको चंद्रयान से तो क्लियर ही हो रहा है कि चांद पे होगा।
तो ये सेफ लैंडिंग हुआ था चंद्रयान चांद पर। इट इंक्लूड सॉफ्ट लैंडिंग नियर साउथ पोल रीजन एंड ऑपरेशनल ऑफ रोवर टू कंडक्ट इनसाइड साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट बिल्डिंग अ लेसन फॉर चंद्रयान 2। तो चंद्रयान 2 हमारा फेल हो गया था, और ये जो चंद्रयान 3 था कहाँ लैंड किया गया था, तो साउथ पोल रीजन में लैंड हुआ था। तो यही है, तो ये क्लियर हो गया होगा आप लोग को। अब हम लोग क्वेश्चन 15 पे बढ़ते हैं। 15 क्या बोल रहा है, विच ऑफ दिस प्लेटू इज लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो लॉस्ट नॉर्थ इंडियन पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में कौन सा प्लेटू है, तो शिलोंग प्लेटू है। इसके बारे में थोड़ा देखते हैं अब हम लोग। The Shillong Plateau is located in northeastern India, primarily in मेघालय स्टेट। तो ये है कहाँ, तो ये मेघालय स्टेट में, जैसे देख सकते हो आप फिगर में, मेघालय स्टेट में ये मिलता है। इट एक्सटेंडेड ऑफ पेनिसुलर प्लाटू सेपरेटेड बाय मलदब गैप। तो ये गैप से, मालदा गैप से ये सेपरेटेड है। इसको एक्सटेंशन, ये कहाँ एक्सटेंड करता है, तो पेनिसुलर प्लाटू तक एक्सटेंड करता है। इसका एवरेज एलिवेशन कितना है, तो 1500 मीटर है। इंक्लूड खासी, गारो एंड जैंतिया हिल्स। शिलोंग किसका कैपिटल है, आप लोगों को पता होगा, मेघालय का कैपिटल है। बाकी जितना भी प्लेटूज है, जैसे तेलंगाना प्लेटू, कर्नाटका प्लेटू, दक्कन प्लेटू, मालवा, बुंदेलखंड, तो ये सब आपको क्लियर हो गया होगा सब। तो यही था सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसको आप सबमिट कर देना।